Hello student, how are you? I hope you all will be fine and I hope you all have made your fair notebook and you have prepared your notes also. Student, we have already read about significant figure in our last video and today we will study about the following terms. कौन कौन से following terms? First one is atom. इसके साथ हम स्टडी करेंगे डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी को भी एक बार रिवाइज करेंगे. सेकंड वन इज एटॉमिक मास, थर्ड वन इज ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास, परसेंटेज कंपोजिशन एंड इट्स कैलकुलेशन, सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हम देखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल we will read about atom and Dalton atomic theory and atomic mass. तो चलिए शुरू करते हैं एटम से. तो बेटा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटम की. एटम के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी दी थी सर जॉन डाल्टन ने 1806 में. 1806 में इन्होंने डाल्टन ने कुछ 4-5 बातें बताई थी. डाल्टन ने 4-5 बातें बताई जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोली गई. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. ठीक है, एक बार उसे यहाँ रिवाइज कर लेते हैं. वो 4-5 पॉइंट ही हैं, 2 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे. क्या कहते हैं वो पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट कहता है कि मैटर का सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मैटर का स्मॉलेस्ट और इंडिवाइजिबल पार्टिकल एटम है. मतलब मैटर जो है एटम को कंसिस्ट करता है या मैटर जो है एटम से ही मिलके बनता है. किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम जो होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट होता है, बट केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट जरूर करता है. मतलब जितने एटम पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही एटम बनेंगे, ना तो नया क्रिएट होगा और ना ही एटम डिस्ट्रॉय होगा. फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन के 2 एटम क्लोरीन के, मान लीजिए हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन के एक एटम से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन का एक एटम होगा और क्लोरीन का एक एटम होगा, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि ना तो ये डिस्ट्रॉय हो रहा है ना ही क्रिएट हो रहा है. नेक्स्ट बात उन्होंने क्या कही थी कि एक एलिमेंट के सारे एटम, सेम एलिमेंट के सारे एटम सेम प्रॉपर्टी और सेम मास के होते हैं. उनका मानना था अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के कितने भी एटम ले लूंगा इन सब की प्रॉपर्टी भी सेम होगी क्योंकि एलिमेंट सेम है और इनका मास भी सेम होगा. ये पॉइंट डाल्टन का आगे चल के रॉन्ग प्रूफ हुआ क्योंकि डाल्टन ने जिस समय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी उस समय आइसोटोप्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ा था कि आइसोटोप्स होते हैं और हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3. एलिमेंट तो सेम होते हैं बट जरूरी नहीं कि उनके एटॉमिक मास भी सेम हो. इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन से ले लेते हैं, जरूरी है. कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स बताए गए हैं, C12, C13 एंड C14. एलिमेंट सेम है, तीनों ही कार्बन है बट उनके मास सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है. तो ये पॉइंट था डाल्टन का कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स सेम प्रॉपर्टी और सेम मास के होते हैं. ये रॉन्ग प्रूफ हुआ. डाल्टन ने एक बात और कही थी कि डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास कभी भी सेम नहीं हो सकते, लेकिन ये पॉइंट भी गलत साबित हुआ. डाल्टन क्या कहते हैं? डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास और प्रॉपर्टी कभी भी सेम नहीं हो सकती. देखिए जबकि सेम हो सकते हैं 18 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40. एलिमेंट कैसे हैं? दोनों डिफरेंट हैं बट दोनों के मास कैसे हैं? सेम. मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास भी सेम हो सकते हैं. यहां पर भी डाल्टन के थे रॉन्ग प्रूफ हो गए. एंड लास्ट बात क्या कहते हैं डाल्टन? डाल्टन कहते हैं एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं. जब दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे. ठीक है, बेसिक बात उन्होंने क्या कही थी.
अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। जो मेन बात क्या थी, एटम के बारे में सबसे पहले किसने बोला, डाल्टन ने बोला। क्या बोला कि मैटर का स्मॉलेस्ट और इंडिवाइजिबल पार्टिकल, मैटर का स्मॉलेस्ट और इंडिवाइजिबल पार्टिकल, इंडिवाइजिबल पार्टिकल मतलब जिसको और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता, सबसे छोटा पार्टिकल इंडिवाइजिबल पार्टिकल, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बट डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होता है, वो है एटम। ठीक है, तो ये तो रही एटम की बात। अब एटम है तो एटॉमिक मास भी होगा, उस एटम का मास भी होगा, जिसे बोलते हैं एटॉमिक मास। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास की। दूसरा पॉइंट लेते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास क्या है, होता क्या है एटॉमिक मास? एलिमेंट के एक एटम की मास को बोलते हैं उस एटम का एटॉमिक मास। किसी एलिमेंट के एक एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास। अब इस एटॉमिक मास को मेजर कैसे किया जाए, इस एटॉमिक मास को मेजर कैसे करें? हम जानते हैं कि एटम इतना टाइनी, इतना स्मॉल है कि उसके मास को मेजर करना तो बहुत दूर की बात, उसे हम अपनी नेक्ड आई से ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, उसे हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, तो उसके मास को मेजर कैसे करें, एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा, आज के टाइम में हमारे पास ऐसी टेक्निक्स, ऐसे एपेरेटस, ऐसी चीजें हमारे पास अवेलेबल है कि जिसके थ्रू हम बहुत ही इजीली और बहुत एक्यूरेटली किसी एटम के मास को मेजर कर सकते हैं। लेकिन 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में, 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक या कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे हम एटम के मास को एक्यूरेट और अच्छे से मेजर कर पाए या मेजर कर पाए, मेजर ही नहीं कर सकते थे। तो सोचा गया भाई इस एटम के मास को मेजर कैसे किया जाए। 19वीं सेंचुरी शुरू की बात बता रहा हूं मैं आपको कि एटम के मास को मेजर कैसे किया जाए। तो उस टाइम साइंटिस्टों ने एक बात सोची कि जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हैं उन सब में सबसे हल्का एलिमेंट पता किया जाए। तो देखा कि हाइड्रोजन अब तक के सारे एलिमेंट में सबसे हल्का एलिमेंट है। सबसे लाइटर एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है, इसलिए हाइड्रोजन के मास को यूनिट मास मान लिया गया। मतलब कि हाइड्रोजन के मास को एक स्टैंडर्ड मान लिया। कितना मान लिया? 1। मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन को क्या माना? यूनिट मास, या एक है स्टैंडर्ड मान लिया। क्या मान लिया? स्टैंडर्ड मान लिया। कितना माना? हाइड्रोजन का मास 1। देखा गया कि सारे एलिमेंट में सबसे हल्का एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास हमने मान लिया 1। कितना मान लिया? हाइड्रोजन का मास हमने 1 मान लिया। हाइड्रोजन का मास माना है हमने 1, ठीक है, कि हाइड्रोजन के मास को हम 1 कहेंगे और ये सबसे हल्का है। अब किसी अदर एलिमेंट का मास इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन के मास से कितने गुना भारी है। अब हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 1 हो गया, सबसे हल्का है, इसका मास 1 हो गया। अब किसी दूसरे एलिमेंट का मास इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन के मास से कितने गुना भारी है। अगर मान लीजिए वो दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन के मास से 4 गुना भारी है तो उस एलिमेंट का मास 4 हो गया। अगर 10 गुना भारी है तो उसका मास 10 हो गया। 20 गुना भारी है तो उसका मास 20 हो गया। सिंपल सा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के मास को स्टैंडर्ड मान लिया कि इसका मास देखो 1 है, ये सबसे हल्का है, बाकी एलिमेंट इससे भारी है। अब कितने भारी है वही उसका मास होगा। अगर कोई दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन के मास से 10 गुना भारी है तो उसका मास 10 हो गया। इसी सीरीज में आगे चले तो हमने देखा कि कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के मास से 12 टाइम हेवी होता है। कार्बन जो है हाइड्रोजन के मास से कितने टाइम हेवी है, कितने गुना भारी है? 12 गुना। मतलब एक तरफ 12 हाइड्रोजन रखें और एक तरफ अकेला एक कार्बन का एटम रखें तो दोनों का मास सेम आएगा। तो कार्बन का मास कितना हो गया? 12 हो गया, क्योंकि कार्बन जो है हाइड्रोजन के मास से 12 गुना भारी है। ऑक्सीजन जो था वो हाइड्रोजन कितने गुना भारी था? 16 गुना भारी था। सोडियम जो था वो कितने गुना भारी था? 23 गुना भारी था। तो इस तरह से हमने एलिमेंट के मास को मेजर किया हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते हुए। लेकिन जब हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते हैं तो ये जो मास आ रहे थे ये एग्जैक्ट नहीं थे,
ये एक्यूरेट नहीं थे। कार्बन का मास एग्जैक्ट 12 नहीं था, 11 पॉइंट कुछ। ऑक्सीजन का मास एग्जैक्ट 16 नहीं आता हाइड्रोजन को मान के। सोडियम का मास एग्जैक्ट 23 नहीं था। वो ये सब मास डेसिमल में आ रहे थे, जिसको लिखना और याद रख पाना बहुत मुश्किल था। सोचा क्या भाई होल नंबर में कैसे लेके आए, सिंपल नंबर में कैसे लेके आए इसको। तो सोचा क्या भाई एक काम करते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड है ये चेंज करना चाहिए हमें। हाँ तो बेटा 1961 आते आते ये बात फाइनल हो गई थी कि हमें एक्यूरेट वैल्यू अगर एटॉमिक मास की चाहिए तो हमें अपना स्टैंडर्ड जो कि हमने हाइड्रोजन के मास को माना हुआ है उसे चेंज करना होगा। अब ये बात सोचा गया कि हाइड्रोजन के मास को हमें स्टैंडर्ड के रूप में नहीं मानना है, अब कोई दूसरे एलिमेंट के मास को हम यूनिट मास के तौर पे मानेंगे। लेकिन कौन सा एलिमेंट के मास को हम मानेंगे, किस एलिमेंट के मास को हम यूनिट मास के तौर पे मानेंगे, किस एलिमेंट के मास को हम स्टैंडर्ड मानेंगे, ये कैसे पहचानेंगे, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए गए जिससे हमें पता चलेगा कि हमें इस एलिमेंट के मास को यूनिट मास के तौर पे यूज करना चाहिए। क्या थे वो पैरामीटर्स, पहले उन पैरामीटर्स की बात करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है एबंडेंस। एबंडेंस मतलब एग्जिस्टेंस, प्रेजेंट कहाँ, नेचर में। मतलब हम उसी एलिमेंट के मास को यूनिट मास के तौर पे यूज करेंगे जिस एलिमेंट के कंपाउंड नेचर में मैक्सिमम लेवल पे एग्जिस्ट करते हो, जिसके ऐसा एलिमेंट जिसके कंपाउंड मैक्सिमम हो नेचर में। कौन है ऐसा एलिमेंट जिसके कंपाउंड नेचर में मैक्सिमम है? कार्बन। आप सबको पता है अकेला कार्बन वो एलिमेंट है जिसके 10 से 20 लाख कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं अपनी नेचर में, ठीक है। दूसरा वो एलिमेंट लो रिएक्टिव ना हो, ऐसा ना हो कि वो रिएक्टिव नहीं कर रहा है, लो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, आग लगाने पे भी आग ना पकड़े, बर्न करने पे बर्न ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाई रिएक्टिव भी ज्यादा ना हो, लो रिएक्टिव भी ज्यादा ना हो, हाई रिएक्टिव भी ज्यादा ना हो। ऐसा भी ना हो कि खुले में छोड़ने पे अपने आप बर्न हो जाए, जैसे सोडियम पोटेशियम अपने आप बर्न हो जाते हैं, हाइड्रोजन भी हाई रिएक्टिव होता है। नो आइसोटोप्स, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका आइसोटोप्स ना हो, जिसके आइसोटोप्स ना हो। अच्छा 1961 में कार्बन के आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे, उस समय तक कार्बन के आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे। तो इन सारे पैरामीटर्स पे सबसे ज्यादा खराब कौन उतर रहा था? कार्बन, ठीक है। अच्छा अभी अगर आपको सर अब तो है उसके आइसोटोप्स, तो ये तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी, फिर ये पैरामीटर्स गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट हैं नेचर में, C12, C13 एंड C14। लेकिन ये 13 और 14 जो है ये नेचर में नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो ये कुछ खास इफेक्ट नहीं डालते। मतलब आप समझ सकते हो कि C12 जो है नेचर में 99.99% होता है। कितना होता है? 99.99%। तो 13 और 14 तो नेग्लिजिबल, बहुत थोड़े अमाउंट में है, तो इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे क्लियर? तो अब हमने जो नया स्टैंडर्ड माना वो किसको माना? C12 को। C12 क्या है? पूरा नाम है कार्बन का। कौन सा ले रहे हैं हम? कार्बन ही ले रहे हैं C12, 13 14 नहीं लिए हमने। तो हमने नया स्टैंडर्ड माना C12 को, ठीक है। अब C12 का एटॉमिक मास कितना मान लिया हमने? C12 का जो C12 आइसोटोप्स है उसका एटॉमिक मास मान लिया हमने 12। ये माना हुआ है, ये कोई मेजर नहीं किया हमने। 1961 में C12 नया स्टैंडर्ड चुना गया। कौन सा चुना गया? C12 को। और कितना यूनिट मास उसको कितना माना हमने? यूनिट मास स्टैंडर्ड माना गया हमने 12। इज दैट क्लियर? ये माना है 12 हमने। तो अब नई डेफिनेशन क्या बनती है एटॉमिक मास की? कि किसी एलिमेंट के एक एटम का एटॉमिक मास इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस एलिमेंट का एक एटम C12 के 1/12 पार्ट से कितने गुना भारी है? C12 के 1/12 पार्ट से कितने गुना भारी? सर कंफ्यूजन हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं बताता हूँ आपको। चलो समझिए, इस डायग्राम के थ्रू समझिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार्बन एटम है, ये पूरा एक कार्बन एटम है, ठीक है। इसका नाम क्या है? C12, और इसका एटॉमिक मास कितना मान लिया हमने? 12। इस पूरे कार्बन एटम को मैं 12 पीसेस में डिवाइड कर लिया।
ये ठीक उसी तरह से है कि जैसे आपने देखा होगा पेस्ट्री वाला जो केक होता है, वो पूरा केक होता है, उसको वो पीसेस में डिवाइड कर देता है। उसी तरह से मैंने कार्बन एटम लिया है, उसको 12 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। इस पूरे एटम का नाम क्या है? C12। इसका एटॉमिक मास कितना है? 12। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 12। तो एक पार्ट का 12 पार्ट, टोटल मास 12। पार्ट कितने? 12। तो एक पार्ट का मास 1। ठीक है ना? ये पूरा है C12। और इसके एक पीस को अलग कर लूं इससे, तो इसके मैंने एक पीस को अलग कर लूं इससे, तो कितना हो जाएगा? 1/12। ये पूरा क्या है? C12। और इसके एक पार्ट को अलग कर लिया तो वो कितना बन गया इसका? 1/12। ठीक है? इस पूरे का मास कितना था? 12। पीसेस कितने थे? 12। 12 पीसेस, टोटल मास 12, पीसेस भी 12। तो एक पीस का मास कितना हो जाएगा? 1। तो नई डेफिनेशन क्या बनी है कि किसी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो एलिमेंट C12 के एक एटम, C12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से, इस वाले पार्ट से कितने गुना भारी है। मतलब किसी एलिमेंट के एक एटम का मास इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस एटम का मास C12 के 1/12 पार्ट से, इस वाले पार्ट से कितने गुना भारी है। फॉर एग्जांपल हीलियम। हीलियम को जब देखा गया तो हीलियम का मास C12 के 1/12 पार्ट से, इस वाले पार्ट से 4 गुना भारी था। हीलियम जो था, हीलियम का एक एटम C12 के 1/12 पार्ट से, इस वाले पार्ट से, केवल एक वाले पार्ट से कितने गुना भारी था? 4 गुना भारी था। तो हीलियम का मास कितना हो गया? 4। नाइट्रोजन जो था वो इस 1/12 कार्बन के C12 के 1/12 पार्ट से 14 टाइम्स भारी था। तो नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14। ये किसका है? हीलियम का। ऑक्सीजन जो था वो C12 के 1/12 पार्ट से, इस वाले पार्ट से 16 टाइम भारी था। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 16। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो था वो 1/12 पार्ट से 24 टाइम्स हैवी था। तो मैग्नीशियम का मास कितना हो गया? 24। मतलब किसी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास इस बात पर डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट का एक एटम इस एक C12 के 1/12 पार्ट से कितने गुना भारी है। C12 के 1/12 पार्ट से, इस वाले पार्ट से वो उस एटम का मास कितने गुना भारी है, वो एटम इसके मास से कितने गुना भारी है। अगर वो 4 गुना भारी है तो 4 हो जाएगा, अगर वो इससे 10 गुना भारी है तो 10 हो जाएगा, इससे 20 गुना भारी तो 20 हो जाएगा, 30 गुना भारी 30 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये रही एटॉमिक मास की बात। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है, ये नोट डाला है, सेम वही है जो मैंने आपको बताया है, ये इसका फॉर्मूला है, या नोट डाउन जरूर करना फेयर कॉपी में। हम बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट्स की। अगर हम इसकी, तो बेटा हम बात करेंगे यूनिट ऑफ एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास की यूनिट्स की बात करेंगे। तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में जब हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते हुए एटॉमिक मास को डिफाइन किया था, उस समय इसकी यूनिट मानी जाती थी बेटा AMU। क्या मानते थे हम? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1961 आते आते इसी यूनिट को चेंज करके कर दिया ओनली U। चीज वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। पहले AMU मानते थे, फिर उसी को क्या कहने लगे? U कहने लगे, यूनिफाइड मास। ठीक है? अच्छा, इसके यूनिट DA भी बोलते हैं। DA मतलब डाल्टन एटॉमिक मास। डाल्टन को रेस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि सबसे पहले एटम के बारे में किसने बात करी थी? डाल्टन ने बात करी थी, तो इसको हम यूनिट मास भी, डाल्टन एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। तो ये तीन इसकी यूनिट है, AMU, U और DA। मोस्टली अब यूज प्रेजेंट टाइम में हो रही है। अब बात करते हैं बेटा ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। आपको एटॉमिक मास अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है? एटॉमिक मास को, किसी एटम के मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हम उसे AMU, U या DA में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका एटॉमिक मास हो गया, और जब उसी मास को हम ग्राम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास, उससे क्या हो गया? ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल कार्बन 12 AMU या U, ठीक है? नाइट्रोजन 14U, ऑक्सीजन 16U, सोडियम 23U और मैग्नीशियम 24
4u। इसी को अगर मैं ग्राम के टर्म्स में लिख दूं तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कार्बन 12 ग्राम, नाइट्रोजन 14 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, सोडियम 23 ग्राम एंड मैग्नीशियम 24 ग्राम। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया। जब हम मास को ग्राम के टर्म में यूज करते हैं, लिख देते हैं, यूज करते हैं, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कोई बड़ा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो बेटा रहा हमारा एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब हम कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको लिखवाते हैं, उसे आप ठीक से राइट डाउन करेंगे, लर्न करेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में आपको मैं एक बात बता दूं, कोई शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं करेगा, किसी भी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स यूज आपको नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट याद करने हैं। शॉर्ट ट्रिक्स आपको आगे प्रॉब्लम्स देती हैं, आप कंफ्यूज होते हो, आप गलत करते हो, तो आप डायरेक्ट याद करें। और डायरेक्ट एक दिन में याद नहीं होंगे या आप इसे बार बार रिवाइज करते रहें तो उससे ये याद हो जाएंगे। याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको आने चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए, तो बेटा मैंने यहाँ पे कुछ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास विथ एलिमेंट सिंबल के साथ लिखे हुए हैं। इन्हें आप अच्छे से लर्न जरूर कर लेना, ये आपके फ्यूचर केमिस्ट्री में जरूर काम आएंगे। ठीक है, मैं एक बार नाम पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जिस किसी को नाम ना पता हो उनके, तो अपने नेम नोट कर ले साथ के साथ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ऐसा क्लियर? अब मैं आपको बता दूं, देखो बीच में लिखा होता है एलिमेंट। ये क्या लिखा होता है बीच में? एलिमेंट। इसके लेफ्ट एंड राइट पे नीचे लिखा रहता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे Z लिखा है। और एलिमेंट के राइट हैंड साइड पे ऊपर की साइड लिखा रहता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ A लिखा है। तो कुल मिला के ये हो गया हमारे बीच में एलिमेंट। यहाँ लिखूंगा इसका एटॉमिक नंबर और यहाँ लिखूंगा इसका एटॉमिक मास। ऐसा भी कर सकते हो आप कि एटॉमिक मास को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो इस तरह से ZA। लेकिन एक बात याद रखना, एलिमेंट हमेशा दोनों के बीच में रहेगा और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे रहेगा, एटॉमिक मास हमेशा ऊपर आएगा। इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हो गया एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, एटॉमिक मास क्या होता है 1। हाइड्रोजन ही अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मास है 4। आपको याद कैसे करना है? 1H1, ठीक है, 2He4, 3 लिथियम 7, 4 बेरिलियम 9। आपको कहीं से भी कोई भी पूछे आपको बताना है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, कोई शॉर्ट ट्रिक्स यूज आपको नहीं करनी है। शॉर्ट ट्रिक्स बताने को मैं 10 बता सकता हूँ, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं करनी है, डायरेक्ट याद करना है। इज इट क्लियर? नोट डाउन करें बच्चा। अब हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के सम को उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के सम को उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2, ये मॉलिक्यूल है H2। अब इस H2 में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के सम को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, याद रखिएगा, सीख लीजिए। सबसे पहले अगर कोई नंबर लगा हुआ है उस नंबर को आगे लिखिए। किसी एलिमेंट में अगर कोई नंबर लगा हुआ है नीचे तो उस नंबर को आगे लिख लीजिए, देन इनटू करिए। ठीक है, फिर जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास लिखिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। नया एलिमेंट आने से पहले प्लस लगाओ। हाइड्रोजन के बाद नया एलिमेंट ऑक्सीजन आ रहा है तो उससे पहले क्या लगाना है? प्लस। देन उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, सीधे इसका एटॉमिक मास लिखिए 16। तो 2 + 16 इज इक्वल 18। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के एटॉमिक मासेस के
सम को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं मेथिल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ कोई नंबर है नहीं है, नहीं है तो सीधे इसका एटॉमिक मास लिखिए। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। नया एलिमेंट आने से पहले क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन, लेकिन उससे पहले उसके नीचे क्या लगा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, तो पहले नंबर को लिखेंगे, फिर नंबर के बाद इनटू करेंगे, फिर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखेंगे, कितना है हाइड्रोजन का 1, तो 12 + 4 = 16। इज इट क्लियर? एक और नेक्स्ट में देखते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। कैसे, यहाँ पे नंबर नहीं है, सीधे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे, कितना होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। नया एलिमेंट आने से पहले प्लस लगाएंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नंबर तो है नहीं, तो सीधे एटॉमिक मास लिखेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ठीक है। फिर नया एलिमेंट आने से पहले प्लस लगाएंगे, प्लस, फिर नंबर है तो नंबर को पहले लिखेंगे, नंबर के बाद इनटू करेंगे, फिर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 1 + 14 + 16 3 = 48, ठीक है। टोटल करके देखिए इनका क्या आएगा 63। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। एक और करके देखते हैं CaCO3, ठीक है। यहां कोई नंबर नहीं कैल्शियम के नीचे, तो सीधे इसका एटॉमिक मास लिखेंगे, कितना होता है कैल्शियम का 40। फिर नया एलिमेंट आने से पहले प्लस लगाएंगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12, फिर नया एलिमेंट आने से पहले प्लस लगाएंगे, नंबर है तो नंबर को पहले लिखेंगे, नंबर के बाद इनटू करते हैं, देन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, कितना होता है 16। देखिए 40 + 12 + 48 टोटल आएगा 100। क्लियर? तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के एटॉमिक मासेस के सम को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं मैंने आपको करके दिखाया, बाकी आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाएंगे, किसका, इसका आप मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। याद रखना बेटा, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए, मोल निकालने के लिए काफी जगह केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। इसे नोट करिए। बेटा अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में कोई खास डिफरेंस नहीं है। कैलकुलेट करोगे तो दोनों सेम आएंगे, मॉलिक्यूलर मास भी वही आएगा, फार्मूला मास भी वही आएगा, ठीक है। केवल बोलने का नजरिया बदल जाता है। अगर एक सिंपल मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, कितना निकल के आया था इसका मॉलिक्यूलर मास, हमने अभी निकाला था 18 आया था। लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल जैसे वाटर में डिसॉल्व करने पर वो आयनों में डिसोसिएट हो जाए, जो आयंस फॉर्म करे, उसको निकालते हैं, उसको बोलते हैं, उसका निकाला जाता है फार्मूला मास। इज दैट क्लियर? सिंपल मॉलिक्यूल है उसका निकलेगा मॉलिक्यूलर मास, और ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे वाटर में डिसॉल्व करने पर वो अपने आयनों में डिसोसिएट होता है, आयंस फॉर्म करता है, तो उसका निकलता है फार्मूला मास। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, KBr, HBr, HI, बहुत सारे, मतलब वो कंपाउंड्स जो आयन फॉर्म करते हैं उनका निकाला जाता है फार्मूला मास। वो कंपाउंड्स जो वाटर में डिसॉल्व होने पर आयंस फॉर्म करते हैं उनका क्या निकाला जाता है फार्मूला मास। कैलकुलेट करने का तरीका वही है। अब आप NaCl को निकालेंगे, चाहे उसका मॉलिक्यूलर मास निकालें, चाहे उसका फार्मूला मास निकालें, निकलेगा कितना, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, 58.5 आ गया बस। लेकिन इसे मॉलिक्यूलर मास ना पढ़ के हम क्या पढ़ते हैं फार्मूला मास। क्यों? क्योंकि सॉल्ट जो है वाटर में डिसॉल्व होने पर क्या फॉर्म करता है, आयंस फॉर्म करता है, Na++Cl-। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है सिंपल मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, और ऐसा मॉलिक्यूल जो आयंस फॉर्म करे उसके लिए फार्मूला मास निकलता है। अब हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन की।